माठ विधानसभा में किस प्रत्याशी से आप अपनी किस दल की प्रत्याशी अपनी चुनौती मानेंगे? मैं चुनौती नहीं, मैं सबको अच्छा आदमी मानता हूं और मैं कहता हूं मथुरा में माठ न्यारी। मैं उत्तम विचारधारा का खिलाड़ी हूं। सरेआम मेरी माँ बहन को गाली दी गई थी, इतना शीश नभाऊंगा जब तक आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक शीश ऊपर नहीं उठाऊंगा। फिर 9वीं बार आपको विधायक कैसे बनाए? उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है। प्रत्याशियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। मथुरा के माठ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी अपने आप में बेहद रोचक है, जिस सीट पर पंडित श्याम सुंदर शर्मा 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। आगामी 2022 के चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आइए जानते हैं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान में माठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा से उनकी 2022 के चुनावों की क्या है रणनीति, किससे रहेगा उनका मुकाबला, कौन दल है उनके लिए चुनौती। 2022 के विधानसभा चुनावों की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। प्रत्याशियों ने भी लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है कि जो प्रबल दावेदार हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में रहे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान में माठ क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा। 22 का चुनाव बहुत नजदीक है, 8 बार की फतेह आपकी ऐतिहासिक है। क्या रणनीति है 22 को लेकर? हम तो 22 का चुनाव लड़ने की बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है और उसी की ज्योति को लेकर के हम लोग गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले उनका संदेश दे रहे हैं। और हमने तो जिंदगी में जनता जनार्दन की बैसाखी से बेहतर पार की है जी। 7 चुनाव तो हम बिना पार्टी के लड़े, अब बहन जी का आशीर्वाद मिल गया तो हमारा क्षेत्र बड़ा अद्भुत है। अद्भुत इन दिस सेंस कि भागवताचार्य कहते हैं कि 3 लोक से मथुरा न्यारी है और मैं कहता हूँ मथुरा में माठ न्यारी है। वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, विद्वान हैं, अच्छाई बुराई को पहचानते हैं, गुण दोष के आधार पर निर्णय करते हैं और उन्हें जो चाहिए कि चुनाव तो राजनीति होती है संप्रभुता के लिए, राजनीति होती है रचना के लिए, निर्माण के लिए, विकास के लिए, सड़क के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, जूनियर के लिए, पेयजल संकट के लिए, बिजली के लिए, यमुना के पुलों के लिए, स्टेडियम के लिए। और इन सारी चीज़ों पर मैंने प्रयास किया है कि मैं उन अग्नि परीक्षा कसौटी पर खरा उतर जाऊं। क्योंकि 22 को लेकर एक बड़ी रणनीति आरएलडी और सपा ने भी बनाई है। गठबंधन लगभग फाइनल हो गया उनका गठबंधन और दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसमें गठबंधन है। इस गठबंधन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, कितना ताकतवर हो सकता है ये? गठबंधन कब नहीं हुआ है? पिछली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, उससे पहले आरएलडी का और कांग्रेस का गठबंधन था। तो ये तो गठबंधन के बगैर तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। आज केवल एक पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुजन समाज पार्टी, जो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ती है। बाकी तो एक दूसरे की बैसाखी से बेहतर नहीं पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले कई चुनावों से देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो कम होता जा रहा है। मेरी समझ में आपने ये प्रश्न कैसे कर दिया, मेरी समझ से परे है। जनाधार इन द सेंस के उनकी जो प्रत्याशी जो जीत के आते थे वो नहीं है। मैं वोट बैंक की बात जरूर मैं करूंगा कि वोट बैंक उसका ठीक है, लेकिन प्रत्याशी जितने नंबर ऑफ मेंबर्स उसके निकल के आते थे क्यों नहीं निकल पा रहे? नंबर ऑफ मेंबर 225 सीट सपा जीती थी, पिछली बार 47 पर अटक गई थी। लोकदल 15 जीते थे, फिर 9 जीते, फिर 3 जीते, फिर 0 हो गए। तो उनसे तो ये प्रश्न किया होगा नहीं आपने, मेरा ख्याल है, लगातार सबसे तो वो 0 पे पहुंच गए।
एक युग आया, समय आया जिसमें जनता जनार्दन को भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया और उस ठगने में बहुत से लोग आ गए। तो उससे समाजवादी भी ध्वस्त हो गई, आरएलडी भी ध्वस्त हो गई, कांग्रेस भी ध्वस्त हो गई और बीएसपी भी कमजोर हो गई। बिल्कुल, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश की चीज़ें आपको पता है, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे माट विधानसभा क्षेत्र की। माट में क्योंकि अगर लोकदल के पाले में अगर गठबंधन की सीट जाती है तो कितना चुनौती है आप लोकदल आपके लिए? हमारे लिए, हम ये तो उनकी तरह से, बीजेपी की तरह से कह नहीं सकते। वो कहती है हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। लोकदल और ये कह रहे हैं अखिलेश जी, समाजवादी, कोई चुनौती नहीं है। हम तो हर चुनौती को बड़ी चुनौती मानते हैं और बड़ी चुनौती मान करके ही संघर्ष करते हैं। हम तो ये समाजवादी के नेता एक दिन कह रहे थे कि 400 प्लस, तो वो दोस्त मित्र हमारे सब हैं, तो अब आए हमारे पास। हमने कहा यार हमारी एक सीट तो छोड़ दो यार, तो बहुत हंसे वो लोग। तो अनर्गल प्रलाप, बीजेपी 350 प्लस की बात करती है, ये 400 प्लस की बात करते हैं। ये तो एक बार अटल जी ने यहाँ कहा था, मुझे याद है, तेजवीर सिंह लड़ रहे थे चुनाव, तो तेजवीर से पूछ लिया कि तुम बताओ तुम्हारी टक्कर किससे है? उनका मेरी किसी से टक्कर नहीं। उनका सुनो, मल्लन को मल्ल घनेरे और घर नाए बाहर बहुत तेरे। हम तो प्रत्येक व्यक्ति को मल्ल मान के चलते हैं, हम किसी का असम्मान कभी करते नहीं हैं। जिंदगी में अपनी बाणी से, मुखारबिन से, इतना नाम तो अखिलेश जी का यहाँ ले भी दिया जो चीज़ थी। मैं जिंदगी में अपनी बाणी से, मुखारबिन से किसी का नाम और नहीं लेता हूँ। लोकदल के लोग कह रहे हैं कि आजकल तो पंडित जी कुछ इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं लोकदलीय लोगों के लिए। ऐसा है, दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक उत्तम विचारधारा के, एक अधम विचारधारा के। उत्तम विचारधारा ये कहती है कि दंगल में हारने के बाद, चुनाव में हारने के बाद ये चिंतन और मंथन करना चाहिए कि अगले दंगल के लिए मैं बहुत परिश्रम करूंगा, बहुत विनम्रता धारण करूंगा, बहुत शालीनता धारण करूंगा, बहुत संप्रभुता दूंगा। दंगल हो तो उसके लिए घी खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, दूध पीऊंगा। अगले दंगल में जो मुझसे जीता है मैं उसको मार गिराऊंगा। क्योंकि एक मिनट सुनिए, ये तो रही उत्तम विचारधारा की। एक अधम विचारधारा होती है अनर्गल प्रलाप करने की, कि मेहनत कर नहीं सकते, घी दूध खा नहीं सकते, परिश्रम कर नहीं सकते, पैरों में दम नहीं है, हाथ मदर टेरेसा के से नहीं है, तो फिर एक ही करते हैं, हे बिहारी जी तो जीतने वाले को टीवी बना दे जिससे मैं इसको मार लूं। तो उस लाइन में लोग लगे, ये अधम विचारधारा होती है। अधम विचारधारा मेरे पास कभी पास में भी नहीं भटक सकती है। मैं उत्तम विचारधारा का खिलाड़ी हूँ, उत्तम विचारधारा से राजनीति करता हूँ, उत्तम विचारधारा से चुनाव लड़ता हूँ। मैंने इससे क्या होगा उससे तब नहीं मैंने किया, सरेआम मेरी माँ बहन को गाली दी गई थी तब भी मैंने ये कहा था कि गाली देने वालों, मुझे तुम्हारी माँ बहन अगर मिलेंगी तो मैं इतना शीश नवाऊंगा, इतना शीश नवाऊंगा, जब तक आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लूँगा तब तक शीश ऊपर नहीं उठाऊंगा। 2002 में हुआ था। क्योंकि 8 बार का चुनाव जीतना अपने आप में एक ऐतिहासिक है और बड़ी बात होती है। तमाम इंटरव्यू में हमने ये कहा है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति चल रही है, जातिगत राजनीति जो आगे, कितना विश्वास करते हैं? और खासतौर पर हम माट का अगर समीकरण देखें तो कैसे आप इसे डिफरेंट मानते हैं? मैं कर्म को लक्ष्य मानता हूँ, कर्म को टारगेट मानता हूँ, कर्मण्यवादी का रास्ते की पूजा करता हूँ। मैं जिंदगी में जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जोड़ने की पॉलिटिक्स करता हूँ। और इन लोगों से भी कहता हूँ, वोट के सौदागरों ने इस देश का नाश कर दिया है। नाश इन दिस सेंस कि इन लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि भाई हाथ जुड़वा लो, कि जाति की राजनीति, जातिवाद मत करो, धर्मवाद मत करो, क्षेत्रवाद मत करो, गोत्रवाद मत करो। तुम्हें अगर करना ही है वाद तो केवल मानववाद और दानववाद करो, इसके अलावा दूसरा वाद मत करो। माट विधानसभा में किस प्रत्याशी से आप अपनी, किस दल के प्रत्याशी अपनी चुनौती मानेंगे?
मैं चुनौती नहीं, मैं सबको अच्छा आदमी मानता हूँ। सब दल बढ़िया हैं और रण होना है, और रण में निश्चित रूप से अब भी कह रहा हूँ, मैं आगे भी कहूँगा, मंच पे भी कहूँगा, होगा सत्यमेव जयते ही। झूठमेव जयते नहीं हो सकता है। सत्यमेव जयते के पुजारी थे, सत्यमेव जयते के पुजारी हैं, सत्यमेव जयते के पुजारी रहेंगे। इस बार भी अगर हम बात करें तो माठ विधानसभा की जनता 8 बार से आपको वोट कर रही है, फिर 9वीं बार आपको विधायक कैसे बनाए और क्यों बनाए? इसलिए बनाएगी कि मेरी शरणम गच्छामि स्वीकार करते हैं वो। मैं जनता जनार्दन को भगवान से बढ़कर मानता हूँ। और सुदामा जी 3 मुट्ठी तंदूर लेके गए थे, और एक मुट्ठी में एक लोग दे दिया था, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोग दे दिया था, तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी ने रोक दिया था। तो मेरे सामने तो जातिवादी रुक्मिणी आई, धर्मवाद रुक्मिणी आई, आर पार की रुक्मिणी आई, संकीर्णता की रुक्मिणी आई। हमारी जनता ने अपना आशीर्वाद देने से हाथ नहीं हटाया। तो इसलिए भगवान के हाथ रुक गए थे एक रुक्मिणी के रोकने से, सुदामा जी के लिए। मुझे आशीर्वाद देने से जनता जनार्दन के हाथ नहीं रुके हैं, इसीलिए मैं उनको भगवान से बढ़कर के मानता हूँ, श्याम सुंदर शर्मा। अंतिम सवाल है कि माठ में सपा और आरएलडी का गठबंधन है। सपा प्रत्याशी को आप अपनी चुनौती के रूप में लेंगे या आरएलडी को? पब्लिक भी इस बात को जानना चाहती है कि आखिर पंडित श्याम सुंदर शर्मा का मुकाबला किससे होगा? हम चुनौती सबको मानते हैं, जो लड़ेंगे वो सारी चुनौतियाँ हमारे सामने होंगी। हम ये तो कह नहीं सकते कि चुनौती नहीं है। हम सारी चुनौतियाँ हमारे लिए चुनौती मान के लड़ाई लड़ेंगे। उनकी बात रखेंगे वो लोग रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। हमारी बात में दम है, हमारी संप्रभुता में दम है, हमारी रचना में दम है, हमारी सेवा में दम है, हमारी परिश्रम में दम है। इसलिए उम्मीद हमको ये है कि लोग हमें आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ रहे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान में माठ क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा साहब। क्योंकि 22 की चुनावों की तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी हैं। प्रत्याशी जो प्रबल दावेदार हैं वो पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। इस वक्त पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में माठ क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि जिस तरीके से वो जनता की सेवा करते आए हैं, जनता के बीच सच्चे मन से उन्होंने सेवा की है, फिर एक बार जनता को उनका आशीर्वाद मिलेगा। अब देखना होगा कि पंडित श्याम सुंदर शर्मा के सामने किसका मुकाबला आता है, क्योंकि माठ विधानसभा का चुनाव भी अपने आप में एक अलग टाइप का चुनाव होता है, डिफरेंट, क्योंकि वहाँ जातिगत समीकरण नहीं चलते हैं विशेष तौर पर। तो इसलिए भी माठ विधानसभा का चुनाव अलग है। अब देखना होगा कि 2022 में माठ विधानसभा का विधायक कौन बनता है। बहरहाल पंडित श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद फिर उन्हें एक बार मिलेगा। न्यूज पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। माठ विधानसभा में किस प्रत्याशी से आप अपनी, किस दल की प्रत्याशी अपनी चुनौती मानेंगे? मैं चुनौती नहीं, मैं सबको अच्छा आदमी मानता हूँ। और मैं कहता हूँ मथुरा में माठ न्यारी। मैं उत्तम विचारधारा का खिलाड़ी हूँ। सरेआम मेरी माँ बहन को गाली दी गई थी, इतना शीश नभाऊंगा, जब तक आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक शीश ऊपर नहीं उठाऊंगा। फिर 9वीं बार आपको विधायक